क्लास में हम पारद प्रकरण के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि रस शास्त्र का जो मुख्य द्रव्य है या प्रधान नायक है वो पारद है। इसके कार्यों में या इसके संस्कार में जिन भी द्रव्यों का प्रयोग होता है उन्हें हम अलग वर्गों में पढ़ते हैं, लेकिन मुख्य जो ड्रग है वो है पारद प्रकरण। तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो जो पारद होता है, इस पारद प्रकरण के चैप्टर से ही कम से कम 40 नंबर के क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं। और बाकी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये प्रकरण जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर पारद की बात करें तो पारद एक सिंगल धातु है जो कि लिक्विड स्टेट पे पाई जाती है। इसीलिए अगर हम पारद का सिंबल देखें तो Hg होता है, जिसका मतलब होता है हाइड्राजीरियम। हाइड्रा मीन्स होता है द्रव अवस्था। तो ये एक सिंगल धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है और दिखने में अगर हम बोलें तो ये पिघले हुए चांदी की तरह दिखती है। इसीलिए इसको गलदरौप्य निभम भी कहा जाता है, या क्विक सिल्वर। आप लोगों ने सुना होगा कि सिल्वर अगर पिघल जाए या सिल्वर में मूवमेंट है तो उसे इन्होंने क्विक सिल्वर कह दिया। अगर हमारी पुरानी संहिता में देखें तो ये चीज़ पहले कही जा चुकी है कि गलदरौप्य निभम। अगर पारद के बारे में और हम देखें मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसकी जो परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर है वो 80 होता है। इसका एटॉमिक वेट 200.6 होता है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.5 है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 358 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके अलावा और कुछ पॉइंट है जो कि पारद के बारे में हमें मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से मिलते हैं। पारद उत्पत्ति, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक स्टोरी हमारी संहिताओं में बताई जाती है कि शिव पार्वती जी के विवाह के पश्चात शिव के वीर्य से पारद की उत्पत्ति हुई है। तो पारद की उत्पत्ति आप लोगों को बुक में बहुत अच्छे से मिल जाएगी। साथ ही यहाँ पर ये देखने योग्य है कि पारद की उत्पत्ति हम ओल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो पढ़ते ही हैं, लेकिन मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे कि पारद की जो उत्पत्ति होती है ये ज्वालामुखी की उत्पत्ति से होती है। तो इस तरह से आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी किताबें हैं, या रसरत्न समुच्चय अगर आप देखेंगे दत्तात्रेय कुलकर्णी की टीका, तो वहाँ पर आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू ओल्ड और मॉडर्न का एक कॉन्सेप्ट मिक्स मिलेगा, जहाँ पर उन्होंने पुराना जो कॉन्सेप्ट है उसको मॉडर्न के साथ मिला करके कनेक्ट कर करके एक्सप्लेन किया है कि कैसे पारद की उत्पत्ति होती है। इसके बाद अगर पारद के भेद की बात की जाए या पारद के प्रकार की बात की जाए तो मुख्य रूप से पारद के 5 प्रकार हमको देखने के लिए मिलते हैं: रस, रसेंद्र, पारद, मिश्रक और सूत। इसमें सबसे पहला रस है। रस का अर्थ होता है द्रव। तो अगर रस की बात करें तो रसनात् सर्व धातु नाम रस इत्य अभिधीयते। जैसे कि हम पारद के बारे में जानते हैं कि किसी भी धातु को अगर हम पारद में डालते हैं तो उसको ये अपने में मिला लेता है और अपने स्वरूप को बनाए रखता है, यानी द्रव अवस्था में वो बना रहता है। इसीलिए कहा है कि रसनात् सर्व धातु नाम, सभी धातुओं को द्रवित करने के कारण या भक्षण करने के कारण इसे रस कहते हैं। इसके अलावा कहीं कहीं मिलता है कि महम देह रसो यस्मात् रसस्तेनाय उच्यते। रसार्णों ने बताया है कि शिव जी कहते हैं कि मेरे शरीर के रस से, जैसे कि हम जानते हैं कि शंकर जी के वीर्य से इसकी उत्पत्ति हुई है, तो मेरे शरीर के रस से इसकी उत्पत्ति हुई है, इसीलिए इसका पर्याय रस कहा है। रसेंद्र की बात कहें तो रसरत्न समुच्चय में आया है रस उपरस राजत्वात् तो रसेंद्र इति कीर्तिता। तो रसेंद्र, इंद्र मतलब राजा होता है, तो रस उपरस इनका राजा होने के कारण इसे रसेंद्र कहते हैं। उसके बाद आता है सूत। सूत देह लोहमयी सिद्धि सूते सूतस्तथा। सूत मतलब होता है उत्पत्ति करने वाला। तो जो देह सिद्धि और लोह सिद्धि, जो शरीर में देह सिद्धि और लोह सिद्धि उत्पन्न करता है उसे सूत कहते हैं। पारद की बात करें तो पारद मत पार कराने वाला। तो रसरत्न समुच्चय ने कहा है रोग पंक अब्धि अग्ना नाम पारदात पारदः। रोग रूपी कीचड़ के समुद्र से जो पार कराता है उसे पारद कहते हैं। मिश्रक, मिश्रक से आप समझ रहे होंगे बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण अगर हम किसी में कर देते हैं तो उसमें बहुत सारे चीज़ों के गुण आ जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि सर्वधातुगतम तेजो मिश्रितम यत्र तिष्ठन्ति तस्मात् समिश्रक प्रोक्तो नाना रूप फलप्रदा। अर्थात जिसमें सभी धातुओं का तेज मिश्रित होता है उसे मिश्रक कहते हैं, और जो अनेक प्रकार का फल प्रदान करता है। अब इसके बाद अगर हम प्राप्ति स्थान की बात करें तो पारद जो होता है वो सिंगल फॉर्म में मिलता है और
कंपाउंड फॉर्म में भी मिलता है। तो सिंगल फॉर्म में ये बहुत कम मिलता है, और नॉर्मली जो पारद है या पारद के जितने भी खनिज हैं वो भारत में नहीं पाए जाते हैं। पारद जो है वो बाहर पाया जाता है, इंडिया में नहीं पाया जाता है। तो पारद के प्राप्ति स्थान आप बुक पे देख सकते हैं। इसके बाद पर्याय की बात करें तो पारद के बहुत सारे पर्याय मिलते हैं। तो इन पर्यायों को याद करने का तरीका है कि इन पर्याय को रखने का हम आधार देख लें। जैसे हम किसी भी चीज़ का नाम रखते हैं तो उसका कोई बेसिस होता है, उसकी रूप के आकार पर, उसकी आकृति के आधार पर, उसके कलर के अकॉर्डिंग हम उसका नाम रखते हैं। उसी प्रकार से पारद के बहुत सारे पर्याय मिलते हैं जो कुछ बेसिस पे रखे गए हैं। जैसे पहला जो पर्याय हम देख रहे हैं वो स्वरूपात्मक है। पारद दिखता कैसा है? तो रस मतलब वो लिक्विड स्टेज में है, महातेज मतलब उसमें बहुत चमक होती है, सुवर्ण, सु मतलब सुंदर और वर्ण मतलब कलर, अच्छे कलर का या फिर आकर्षित होने के कारण, महावहनी यानी तेज अग्नि के समान दिखने के कारण, गत्यात्मक इसकी गति, इसकी चंचलता के कारण इसका नाम खेचर, चपल, चल, दूर तक रखा गया है। देहवादात्मक, हम इसको बॉडी में एज अ मेडिसिन यूज़ करते हैं, उसके बाद ये क्या इफ़ेक्ट करती है उसके अकॉर्डिंग इसका नाम अमृत, पारद, रसायन, देहद, मृत्युनाशन, परम अमृत रखा गया है। धातुवादात्मक, हम इसको मेटल प्रोसेसिंग में यूज़ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग इसका नाम दिव्य रस, महारस, रस, रसेंद्र धातु, रस धातु, सिद्ध धातु रखा गया है। विशिष्ट गुणात्मक अगर कहा जाए, इसमें जो स्पेशल प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंग इसे अमर, सूक्ष्म, सौभाग्य, अनंत और दिव्य कहा गया है। इससे पहले हमने देखा कि उसकी उत्पत्ति जो होती है वो शंकर जी के वीर्य से होती है, इसीलिए इसके जो पर्याय हैं, शंकर जी के नाम के जो पर्याय होते हैं उसे हम पारद के पर्याय कहते हैं। जैसे त्रिनेत्र, त्रिलोचन, देव, देहज, प्रभु, लोकेश, रुद्रज, बुद्ध, शिव, शिववीर्य, हरित। इसी प्रकार से पारद के और बहुत सारे पर्याय हमको देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये कुछ कारण है जिसके आधार पर पारद के नाम रखे गए हैं। इसके बाद पारद के खनिज, तो पारद को जैसे मैंने बताया कि ये दो फॉर्म में मिलता है, एक तो मुक्त अवस्था में और दूसरा यौगिक अवस्था में। मुक्त अवस्था जिसमें पारद जो होता है पिघले हुए चांदी के समान या लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो पारद होता है वो कंपाउंड स्टेज में पाया जाता है, और इसका जो सबसे मेन कंपाउंड है वो है हिंगुल, सेनाबार, HGS जिसका फॉर्मूला है, जिसमें 70 to 75% हमको मरकरी प्राप्त होता है। और हिंगुल के बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो उन प्रकार में अगर हम देखें तो जो हिंगुल होता है जो कि जपा कुसुम के संकास होता है, हंसपाद हिंगुल जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में हमको पारद पाया जाता है। इसके अलावा गिरी सिंदूर है, कैलोमल है, सिल्वर अमलियम है, और बहुत सारे ऐसे यौगिक हैं जिनमें पारद पाया जाता है। नेक्स्ट आता है पारद के दोष। कोई भी चीज़ रसशास्त्र में अगर हम ले रहे हैं तो मैक्सिमम चीज़ें खनिज होती हैं, तो जो भी खनिज द्रव्य होते हैं उनको हम डायरेक्ट ग्रहण नहीं कर सकते, हम उनका शोधन करते हैं। और शोधन क्यों करते हैं? क्योंकि उनमें कुछ दोष पाए जाते हैं या फिर उनके गुणों की वृद्धि के लिए। तो पारद एक धातु है, और जैसा हमने देखा कि पारद में ये गुण पाया जाता है कि ये किसी भी धातु को अपने में मिला लेता है, तो चाहे वो गुड मेटल हो या बैड मेटल हो या कोई विषाक्त द्रव्य हो, तो इसके कारण पारद में कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं पारद के दोष। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि पारद में कितने दोष पाए जाते हैं, तो आपका पहला जो आंसर आना चाहिए वो है 3, नैसर्गिक, यौगिक और औपाधिक। उसके बाद आपका आंसर आना चाहिए 12। तो जो नैसर्गिक दोष होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, विष दोष, वहनी दोष, मल दोष। और यौगिक दोष जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, नाग और वंग। उसके बाद है औपाधिक दोष, भूमिज, गिरिज, वारिज, नागज दो और वंगज दो। इनके बारे में हम वीडियो में एक बार शेयर कर चुके हैं, आप इसके पारद के दोष का हमारा वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपको पारद के दोष, उसके होने के कारण, उससे होने वाले प्रभाव के बारे में पता चल जाएगा। तो नैसर्गिक दोष वो होते हैं जो कि इसमें प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, यौगिक दोष वो होते हैं जो इसमें बाहर से मिलाए जाते हैं, और औपाधिक दोष वो होते हैं जो पारद में संपर्क के कारण आते हैं।
तो इसका डिटेल आप उस वीडियो में देख सकते हैं। तो जब भी आपसे कोई पारद के दोष पूछे तो आप बोल सकते हैं 3 और फिर वो बाद में डिवाइड हो जाते हैं 12 में। इसके अलावा कहीं कहीं पर आपको आंसर देना होता है 8 महादोष पाए जाते हैं। तो ये 8 महादोष है नागो मंगो मलो वहग्नि चापल्यम च विषम गिरी असह्य अग्नि। ये जो है 8 महादोष होते हैं, नाग वंग मल वहनी चापल्य विष गिरी और असह्य अग्नि। तो इनका डिटेल भी आपको मिलेगा उसी वीडियो में। तो पारद में जो दोष पाए जाते हैं उनके लिए हम सामान्य शोधन करते हैं, लेकिन इन महादोष के लिए पारद का विशेष शोधन बताया गया है। इसके बाद कैसा पारद हमको लेना चाहिए और कैसा पारद हमको नहीं लेना चाहिए, इसका वर्णन हमको रस मंजरी में मिलता है। इन्होंने कहा है अंतः सुनीलो बहिरुज्ज्वलो यह मध्याह्न सूर्य प्रतिमा प्रकाशा सस्तो अथ, यानी पहली जो लाइन है और सेकंड लाइन के 2 शब्द जो हैं, यहाँ तक पारद के जो लक्षण बताए गए हैं वो ग्राह्य पारद के लक्षण हैं। इसके बाद धूम्र परिपांडुश्च चित्रो न युज्यो रस कर्म सिद्धये, ये जो लास्ट की लाइनें हैं ये बताती हैं कि कैसे पारद का हमें उपयोग नहीं करना चाहिए। तो अगर इसको हम एक्सप्लेन करें तो अंतः सुनीलो, अगर पारद को आप किसी कांच के बर्तन में रख देंगे तो इसका जो अंदर का तल का भाग है वो आपको सुनील यानी नीलाभ वर्ण का दिखेगा। बहिरुज्ज्वल, इसका बाहर का जो भाग है वो उज्ज्वल वर्ण का दिखाई देगा। और ये मध्याह्न का सूर्य, जो दोपहर का सूर्य होता है वो सबसे चमकदार होता है। तो ये जो पारद है ये इतना चमकदार होगा कि मध्याह्न के सूर्य के समान दिखेगा। तो अगर आपके पारद में ये लक्षण पाए जाते हैं सस्तो अथ, तो ये श्रेष्ठ पारद है या ग्राह्य पारद है। इसके बाद अगर आपका पारद धूम्र वर्ण का, पांडु वर्ण का है और चित्र विचित्र वर्ण का है तो इसे हम रस कर्म सिद्धि में उपयोग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है शोधन। जैसे हमने कि देखा कि पारद में दोष पाए जाते हैं तो इन दोषों को दूर करने के लिए पारद के शोधन किया जाता है। तो जैसा मैंने बताया कि अगर इसमें 8 महादोष हैं तो हम विशेष शोधन करते हैं, और अगर उसमें सामान्य दोष हैं तो हम इसका सामान्य शोधन करते हैं। तो पारद का शोधन करने का जो हमारा उद्देश्य है वो इसलिए है कि पारद को अगर हम अशुद्ध अवस्था में ग्रहण कर देंगे तो मूर्छा, हिक्का, ज्वर, अरति, कास, श्वास, भ्रम, मोह, दाह, कंप, इस प्रकार के रोग होंगे। अगर आप अगत तंत्र का अध्ययन करेंगे तो हैवी मेटल टॉक्सिसिटी में सबसे पहला जो वर्णन है वो पारद का ही मिलता है। और रस शास्त्र में अगर हम देखें तो हमारे सारे जो योग हैं, चाहे खरली रसायन हो, पोटली रसायन हो, परपटी रसायन हो या कुपिपक्व रसायन हो, ये बिना पारद के निर्माण नहीं होते हैं। और अगर आपने पारद को सही तरह से शुद्ध किए बिना इन कल्पनाओं का निर्माण किया तो वो मेडिसिन शरीर में जा कर के फ़ायदा करने के बजाय हमें नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए पारद का शोधन आवश्यक है। शोधन के पश्चात ये अमृत तुल्य हो जाता है। अब सबसे मेन है पारद का सामान्य शोधन। तो पारद का अगर हम सामान्य शोधन देखें तो रसेश्वरम सम सुधा रजसा मर्दयेत त्रयम ततो द्विगुण वस्त्र अंतर्गालित खलवके न्यशेत रसोनम निस्तूषम तुल्यम तदर्धम लवणम हरेत तत्कल के मर्दयेत सूतम यावदाति कृष्णताम कृष्णम कलकम परित्यज्य तथा प्रक्षाल्यति युक्ततः एवं एकेन वारेण रसेंद्र शुद्धिम आपनयात्। ये जो है सबसे ज़्यादा अप्लाई किया जाने वाला मेथड है। ये जो रेफरेंस है वो रस तरंगिणी से लिया गया है, रस तरंगिणी के 5वें चैप्टर से। अब आप अगर श्लोक को देखें तो ये पूरा श्लोक आपको प्रोसीजर को एक्सप्लेन करता है। रसेश्वरम सम सुधा रजसा, यानी आपको चूना, सुधा मीन्स चूना, और उसका रज मतलब चूर्ण, सुधा को पाउडर फॉर्म में पारद की सम मात्रा में लेना है। मर्दये त्रयम, आपको उसको कंटिन्यू मर्दन करना है। यहाँ पे त्रयम मतलब 3 दिन कह दिया है, लेकिन आपको तब तक मर्दन करना है जब तक जो आपका चूना वाइट कलर का है वो स्याव वर्ण का यानी थोड़ा सा धूसर वर्ण का ना हो जाए। ततो द्विगुण वस्त्र अंतर्गाली, जब वो आपका चूना 3 दिन अच्छे से प्रॉपर मर्दन हो जाए या उसका कलर चेंज हो जाए तो उसे 2 गुने 2 तह वाले कपड़े से
छान लेना है। खलवके नशेत, छानने के बाद उस पारद को, चूना आपका कपड़े में रह जाएगा और पारद कपड़े से छन के अलग हो जाएगा। तो उस छने हुए पारद को हमको खरल में लेना है। खरल में लेने के बाद उसमें रसोनम निस्तूषम तुल्यम, जितना वो पारद है जो हमको चूने के शोधन के बाद मिला है, जितना वो पारद है उसकी सम मात्रा में निस्तूषम, छिला हुआ लहसुन डालना है। तदर्धम लवणम हरेत, उस लहसुन से आधा सेंधव लवण डालना है। तत्कल के, और उसको कल्क फॉर्म में कन्वर्ट करना है और पारद के साथ मर्दन करना है। तो पहले आप पारद और रसोन और लवण का, ठीक है, पहले आप लहसुन और नमक का कल्क बना लें, फिर उसमें वो छना हुआ पारद ऐड करें और मर्दन करें। कब तक करें? यावदाति कृष्णताम, जब तक वो जो कल्क है वो काले रंग में कन्वर्ट ना हो जाए। जब वो कृष्ण वर्ण का हो जाए तब उसे प्रक्षाल्यति युक्तिता, उष्ण जल से प्रक्षालित करते हैं। ये प्रोसेस एक बार करने से पारद शुद्ध हो जाता है। तो ये रसतरंगिणी का मेथड है जहाँ पर पारद का शोधन हो जाता है, पारद का शोधन हो जाता है और पारद उपयोग के योग्य हो जाता है। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा लंबा होने के कारण एक और विधि है, एकेन लसुनेन अपि शुद्धो भवति पारदा पिष्टो लवण संयुक्तो सप्ताहम तप्त खलवके। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि तप्त खल्व लोहे का बना होता है, इसे अजाशक्रित और तुष के ऊपर रख करके मर्दन करना चाहिए। तो अगर हम पारद को लहसुन के साथ सेंधव लवण मिला करके इस तप्त खल्व में 1 हफ्ते तक मर्दन करते हैं तो ही पारद का शोधन हो जाता है। ये भी पारद के सामान्य शोधन की विधि है। अब इसके बाद मैंने बताया कि पारद का हमको विशेष शोधन करना पड़ता है। तो पारद का विशेष शोधन हमें तब करना पड़ता है जब पारद में 8 महादोष पाए जाते हैं। तो अगर आप रसरत्न समुच्चय देखें या रस तरंगिणी देखें तो इन दोनों में ही आपको पारद के विशेष शोधन की विधि मिलती है। लेकिन कुछ ही हमको रसरत्न समुच्चय में सिर्फ 3 रग का रिफरेंस मिलता है, जबकि रस तरंगिणी ने पूरे 8 दोषों के लिए विशेष शोधन की विधि बताई है। तो अगर आप पारद का विशेष शोधन देखेंगे तो इन 8 महादोष के शोधन की जो विधि है वो सेम है, बस इनमें प्रयोग होने वाला जो शोधन द्रव्य है वो बदल जाता है। जैसे कि विष महादोष अगर पारद में पाया जाता है तो इसका शोधन द्रव्य त्रिफला चूर्ण है। तो एक को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अगर पारद में विष महादोष उपस्थित है तो हम इसमें 1/16 भाग त्रिफला चूर्ण डालते हैं और घृत कुमारी स्वरस डाल करके इसको मर्दन करते हैं। दूसरे दिन हम इसे कांजी से प्रक्षालन कर देते हैं, जिससे पारद का विष दोष दूर हो जाता है। इसी प्रकार से वहनी के लिए 1/16 भाग चित्रक चूर्ण, मल के लिए अमलतास फल मज्जा चूर्ण, नाग के लिए गृहधूम स्टिका चूर्ण, हरिद्रा ऊन चूर्ण, वंग के लिए इंद्रवारुणी अंकोल और हरिद्रा चूर्ण, गिरिज दोष के लिए त्रिकटु चूर्ण, चापल्य दोष के लिए कृष्ण धतूर चूर्ण और असह्य अग्नि के लिए गोक्षुर चूर्ण। तो ये जितने भी 8 महादोष हैं इनके लिए एक एक शोधन द्रव्य बताया गया है। आपको विशेष शोधन में बस याद रखना है कि ये जितने भी शोधन द्रव्य हैं हमको 1/16 भाग लेना है और सभी को घृत कुमारी स्वरस के साथ मर्दन करना है एक दिन, और दूसरे दिन इसे कांजी से प्रक्षालन करना है। तो वो पर्टिकुलर शोधन द्रव्य यूज़ करने से वो पर्टिकुलर महादोष अपने आप दूर हो जाएगा। शोधन के बाद हमें देखने के लिए मिलता है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पारद के संस्कार। तो शोधन और संस्कार में क्या अंतर है? तो शोधनम दोष हरणम, संस्कारम बल तेजसो अभिवर्धनम। शोधन से सिर्फ दोष दूर होते हैं, लेकिन संस्कार करने से बल और तेज इनकी वृद्धि होती है। इसके अलावा संस्कार का वर्णन हमको रस काल में ही नहीं, चरक काल में भी मिलता है। चरक ने अपने विमान स्थान में वर्णन किया है, संस्कारों ही नाम विशेष गुण अंतर्धानम, अर्थात संस्कार करने से पारद में या फिर किसी भी चीज़ का अगर हम संस्कार करते हैं, संस्कार मतलब कि उसमें विशेष गुणों की उत्पत्ति करना या गुण में वृद्धि करना या कोई दोषों को दूर करना। तो पारद की संस्कार की अगर हम बात करें तो पारद की संस्कार संख्या जो है हमको अलग अलग मिलती है। मुख्य रूप से अगर आपसे पूछा जाता है कि पारद के कितने संस्कार हैं तो आपका आंसर 18 आना चाहिए। लेकिन अगर आपसे पूछ रहे हैं कि अगर हमको मेडिसिन प्रिपेयर करनी है
उसके लिए पारद में कितने संस्कार की ज़रूरत है? तो अब आपका आंसर 8 आना चाहिए। और इसके अलावा अगर कई आचार्यों की बात करें तो उन्होंने 19 पारद के संस्कार बताए हैं। भारत के जो 8 शुरू के संस्कार हैं ये देहवाद के पर्पज से इम्पॉर्टेंट हैं, और बाकी जो 10 संस्कार हैं ये धातुवाद के पर्पज से। अगर आप 8 संस्कार कर लेते हैं तो आप भारत से मेडिसिन का प्रिपरेशन कर सकते हैं, और बाकी 18 संस्कार करने के पश्चात आप इसका प्रयोग धातुवाद के लिए कर सकते हैं। इन 18 के अतिरिक्त कहीं कहीं आचार्यों में 9वां जो संस्कार है, जैसे हमें रस हृदय तंत्र में मिलता है, वो है अनुवासन संस्कार। इन्होंने 8 संस्कार के बाद 9वां अनुवासन बताया है, उसके बाद धातुवाद के 10 बताए हैं। तो इस तरह से टोटल इनके 19 संस्कार हो जाते हैं। तो मेन आपको हमेशा 8 संस्कार के बारे में पता होना चाहिए, जो हैं स्वेदनम मर्दनम मूर्छनम उत्थापनम पातनम तथा बोधनम चेव नियामन मतः परम दीपनश्चिति संस्कारः सूतस्य अष्टो परिकीर्तितः। रसेंद्र सार संग्रह ने अष्ट संस्कार के लिए जो श्लोक बताया है, आपको वो श्लोक याद रहना चाहिए। बाकी जो संस्कार हैं उनके आपको नाम पता रहने चाहिए। इस संस्कार के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें पारद संस्कार का डिटेल रहेगा। जब हम पारद का संस्कार करते हैं तो हम जितनी मात्रा में पारद लेते हैं, चाहे हम शोधन करें या संस्कार करें, अगर हम 100 ग्राम पारद ले रहे हैं तो हमें 100 ग्राम पारद की प्राप्ति नहीं होती है। कहीं ना कहीं इसकी मात्रा जो है बहुत कम हो जाती है। और जब आप संस्कार पढ़ेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि कई आचार्यों का मानना है कि जितना हम पारद लेते हैं उसका 1/8 पारद ही हमको प्राप्त होता है। तो अगर आपसे कहा जाए कि इस पारद की कमी होने का क्या कारण है, तब आता है पारद की गति। तो पारद में मुख्य रूप से 5 प्रकार की गतियाँ पाई जाती हैं: जलग, हंसक, मलग, धूमग और जीव गति। इनमें से जो 4 गतियां हैं उसे आप देख सकते हैं, और आखिरी जो जीव गति है उसे आप नहीं देख सकते हैं, इसीलिए उसका नाम जीव गति रखा गया है। तो अगर गति की बात करें तो जलग मतलब पारद की जल में गति। जब भी हम पारद का मर्दन कर रहे हैं, मूर्छन यानी संस्कार में बहुत सारी प्रक्रिया होती है, या जब भी हम संस्कार करते हैं, हम उसे कांजी में प्रक्षालन करते हैं, तो कहीं ना कहीं जब द्रव में इसका संपर्क होता है या गर्म जल में हम इसका प्रक्षालन करते हैं, तो कुछ मात्रा में हमारे जो पारद के सूक्ष्म कण हैं वो पारद के साथ चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि पारद का जब हम शोधन या मर्दन करते हैं तो पारद इतना हल्का हो जाता है कि जो पारद पानी के नीचे बैठ जाता है अपनी स्पेसिफिक ग्रेविटी के कारण, वो इतना हल्का हो जाता है कि पारद के ऊपर तैरने लगता है और उसके साथ निकल जाता है। तो पारद में अगर सूक्ष्म कण के रूप में ये निकलता है तो इसे जलग कहते हैं। सेम हंसक गति मैंने बताया, जब मर्दन करते हैं तो ये क्या होता है, ऊपर तैरने लग जाता है हंस के समान। या फिर जब हम इसको एक पात्र से दूसरे पात्र में डालते हैं तब ये छिटक करके गिर जाता है, तब जो गति होती है उसे हंसक गति कहते हैं। मलग, मल मीन्स होती है अशुद्धि। तो हम पारद का शोधन है या फिर संस्कार है, इसमें पाए जाने वाली अशुद्धि के कारण करते हैं, लेकिन इस अशुद्धि को दूर करते करते कुछ जो मात्रा में पारद है इस अशुद्धि के साथ चला जाता है, उसे मलग गति कहते हैं। धूमग गति, पारद के संस्कार के समय आप देखेंगे कि पारद को हम अग्नि संपर्क में कराते हैं तो पातन संस्कार करते हैं, तो जब धुएं के रूप में पारद कुछ मात्रा में लॉस हो जाता है तो उसे धूमक गति कहते हैं। लास्ट जो गति है वो है जीव गति। जो ऊपर की 4 गतियां हैं ये हमको दृष्टि हैं, और आखिरी जो गति है वो नहीं दिखती है। तो ऊपर की 4 मेथड के कारण लॉस हो रहा है ये आपको समझ आ रहा है, लेकिन इसके अलावा अगर पारद का लॉस हो रहा है तो उसे जीव गति कहते हैं। जिस प्रकार से शरीर से अगर प्राण जाते हैं तो हमें वो दिखाई नहीं देते, उसी प्रकार से ही जीव गति जो है उसमें पारद के लॉस का कारण हमें नहीं दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार से आपको मैंने शॉर्ट में पारद के प्रकरण के बारे में बताया है। इसमें जो जारना है, मूर्छना है, पारद के दोष हैं, इनके बारे में आपको पहले ही मेरे वीडियो मिल जाएंगे, और पारद के संस्कार के ऊपर एक अलग से वीडियो बना करके मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगी। तो ये हमारा पारद प्रकरण यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके अलावा एक पारद बंध भी पाया जाता है जो कि ज़्यादा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उसे भी एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन कर सकें। थैंक यू।